Good afternoon, friends. Kindly settle down. Requesting you all to settle down, please. Good afternoon once again. Friends, this morning Cabinet met and took some momentous decisions. We have with us the Honorable Minister for Law and Justice, Electronics and Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad ji. He will brief you on the decisions. Meanwhile, I request you to follow the customary points of order. Please keep your telephones on silent mode or switch off mode. And please ask questions one by one. And when the press conference is going on, kindly keep your phones aside. Thank you. Over to the Minister. Journalist friends, nice to meet you in my new responsibility as the Law and Justice Minister. आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दो मेजर फैसले किए हैं, जिसमें नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन उसके 50% पेड अप इक्विटी को डिसइन्वेस्ट करने का फैसला किया है। 15%। The Cabinet Committee on Economic Affairs today has decided to disinvest 15% of paid up equity of National Building Construction Corporation out of the governments of India shareholding of 90%. इसको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, इसके पूरे प्रोसेस होंगे। इसमें हम कुछ शेयर डिस्काउंट पर 5% एम्प्लॉइज को भी देंगे। And the government hopes that an estimated receipt of 1,706 crores is likely to come from this. 1,706 crores. But this is just the estimation. It may go up also. सरकार की अपेक्षा है कि लगभग 1,706 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी इस इन्वेस्टमेंट से। इसमें एक दूसरा फैसला हुआ है, जिसके मुताबिक जो आईटीआई है उसके शेयर्स को ट्रांसफर करना है। इसमें मुताबिक रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर ऑफ आईटीआई को ट्रांसफर किया जाएगा स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। रिक्विजिट शेयर्स ऑफ द आईटीआई under the Ministry of Telecommunication shall be transferred to the National Special Investment Fund, which is known as SNIF. ये इसलिए होता है कि जब भारत सरकार की ओर से कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, जिसका फैसला हमने लिया था, तो फिर आपको रिक्विजिट शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसी ये एसबीआई की गाइडलाइन है, तो सेबी की गाइडलाइन है, इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं। स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट। मित्रों, हम आते हैं कैबिनेट के फैसले पर। कैबिनेट ने आज से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें पहला है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किलिंग करनी है आने वाले 4 वर्षों के अंदर, 2016 से 2020 के बीच में। द कैबिनेट टुडे हैज टेकन ए वेरी हिस्टोरिक डिसीजन whereby 1 crore young people are going to be skilled in the coming 4 years at an estimated cost of 12,000 crores. The entire details of this program shall be given to you in this cabinet note. But what is important is कि इसमें 60 लाख नौजवानों को, नए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 40 लाख वो होंगे जिनके पास कोई नॉन फॉर्मल अनुभव है, ट्रेनिंग है। उनके नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग को और अधिक पॉलिश करना, प्रभावी करना। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय किया है, इसके विषय में आपको मुझे बताना था। मित्रों, दूसरा निर्णय है कि वो भूटान में 49 PUNATSANGCHHU is a long name, hydroelectric project in Bhutan. The name is there. I don't want to wrongly pronounce it. I should be very frank to you. इसके हमने
revised cost estimate 7,290.62 crores. भारत सरकार ने दूसरी बार यह फैसला किया है और यह भारत भूटान के बीच बढ़ते हुए संबंधों का संकेत है। आप इस बात को समझें कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा भूटान हुई थी और जहां माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि भूटान और भारत के संबंधों में और प्रगाढ़ता आए और वहां पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सपोर्ट करें, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इसलिए इस पूरे एस्टीमेट को रिवाइज किया गया और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से बहुत सारे भारत को भी बिजली मिलेगी और हम उसे खरीदेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जो मुझे आपको बताना था। मित्रों, एक और फैसला हुआ है कि भारत सरकार ने बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, who are Hindus, who are Sikhs, who are Buddhists, who are Jains, who are Parsis, who are Christians, ये हिंदुस्तान में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। They have been persecuted, therefore they have come and taken shelter here. तो उनको बैंक अकाउंट खोलने में, प्रॉपर्टी को खरीदने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड लेने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, आधार नंबर लेने में, और स्टेट से यूनियन टेरिटरी जाने में कठिनाई होती थी, और लॉन्ग टर्म वीसा का एक्सटेंशन नहीं हुआ तो पेनल्टी लगती थी। तो और एक उनके साथ दिक्कत थी कि आप जहां पर आए पहली बार तो भले आप वहां से कहीं और चले गए लेकिन अप्लाई वहीं से करिए, तो ये सारी कठिनाइयां आ रही थी। So today, government has taken a very in principle decision to allow them to open a bank account, purchase property for self-occupation and suitable accommodation for carrying out employment, or permitting them driving license facility, PAN number, Aadhaar card, free movement from a state to union territory and vice versa, and also waiver in the penalty for late filing of their visa extension. इस पूरे निर्णय का सार यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जिनमें हिंदूज हैं, सिख्स हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट हैं, जो रिलीजियस परसिक्यूशन के साथ भारत में आकर वीसा पर रह रहे हैं, उनको कई कठिनाइयां होती थी बैंक अकाउंट खोलने में, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह तलाशने में, रहने के लिए मकान बनाने में, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, आधार नंबर इत्यादि इत्यादि। कई बार वो दिल्ली आए या पंजाब में आए और कहीं वो दूसरे प्रदेश में चले जाया करते थे, उससे कठिनाइयां होती थी। तो आज भारत सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला करते हुए ये जो लॉन्ग टर्म वीसा पर जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इन तीनों देशों के, उनको ये सुविधा दी है, जो मुझे आपको सूचित करना था। और एक बात और भी है कि भारत सरकार में सिटीजनशिप को लेने के आवेदन देने के बारे में उनको पहले 3,000 से 15,000 रुपए देने पड़ते थे, अब उससे घटाकर 100 रुपया कर दिया गया है आज के फैसले के मुताबिक। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जो मुझे आपको बताना है। मित्रों, एक और कैबिनेट ने फैसला किया है कि ये जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम करेंगे। आशय वही था, लेकिन शब्दावली के कारण भाव का प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा था। While naming it as Rajendra Agriculture University, it was surely the intention was, but it was not able to convey in essence the spirit behind naming it in the memory of the first president of India. Therefore, it will be now known as Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University. We shall move a legislation for that. मित्रों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, ये पूरे पूर्वी भारत के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा हम आपको इसको विस्तार से बताना चाहते हैं। आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने घोषणा किया था
कि गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी, इन तीनों जगह पर जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं, जो काफी दिनों से घाटे के कारण बंद पड़े हैं, इसको हम रिवाइव करेंगे। और इसके साथ साथ कैबिनेट का यह भी फैसला हुआ था कि जगदीशपुर से हल्दिया तक जो हम गैस पाइपलाइन ला रहे हैं, तो ये तीनों फैक्ट्री उसके एंकर कस्टमर बनेगी। तो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से हल्दिया, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार जाते हुए उसके पूरे अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण होगा। और ये तीनों फर्टिलाइजर प्लांट के शुरू होने से, अगर हमारे जो पत्रकार मित्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के होंगे तो वो गोरखपुर के फर्टिलाइजर प्लांट के महत्व को समझते हैं, और जो बिहार झारखंड के होंगे वो बरौनी के फर्टिलाइजर प्लांट के रिवाइवल और सिंदरी के फर्टिलाइजर प्लांट के रिवाइवल को समझते होंगे। ये सारे फर्टिलाइजर प्लांट पिछले 40, 50, 60 साल से चले हैं। तो हमने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगा था, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में संतोषजनक उत्तर नहीं आया। लेकिन चूंकि यह कैबिनेट का कमिटमेंट था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की थी, तो अब यह फैसला हुआ है कि इसको हम अच्छे पीएसयूज के साथ नॉमिनेशन बेसिस पर देंगे। और उसमें 3 पीएसयू का कैबिनेट ने आज फैसला किया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तीनों पीएसयूज हैं आपके एनटीपीसी, कोल इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तीनों पीएसयूज का एक एसपीवी बनेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1.27 MMTPA यूरिया यूनिट तीनों जगह स्थापित करेंगे। तो बाकी उसका विस्तार आपको कैबिनेट नोट में मिलेगा। तो ये तीनों एनटीपीसी, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन तीनों की एसपीवी मिलकर गोरखपुर, बिहार के बरौनी, गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और झारखंड में सिंदरी, इन तीनों जगह पर 1.27 MMTPA यूरिया यूनिट की फैक्ट्री लगाएंगी। और स्वाभाविक है, आप समझते हैं कि तीनों जब शुरू हो जाएगा तो ये सब एंकर कस्टमर बनेंगे गैस पाइपलाइन के, और पूरे पूर्वी भारत के इकोनॉमी का एक बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक था। They will decide. I come from Bihar, I come from eastern India. Many of you are aware of the economic plight of those areas. But today's decision by the cabinet to have these 3 special ammonium urea unit being established there by the initiative of 3 good PSUs of India is a game changer in the economy of eastern India. तो ये बहुत ही ऐतिहासिक था, तो मैंने आपको कहा बता दूं। Now I am willing to take questions on cabinet decisions. Yeah, one by one. Yeah, एक First on cabinet decisions. First on cabinet decision. Yeah, मैडम को दे cabinet decision. No, she will not ask on cabinet decision. I know that. Anybody on cabinet decision? All understood very well. Very good, wonderful. One question from side, 1 minute. Yeah. क्या कैबिनेट में? Sir, on a question on granting those facilities to religious minorities from Afghanistan, Pakistan, and sir, on Aadhaar card, a nationality provision is also there. So, will there be a provision for them to mention their nationality on the Aadhaar card? No, those are questions of details will have to be worked out. But you must understand that they have come to India after suffering persecution there. And once they are there, they are staying here on long-term visa. I explained that. Those who are in India because of persecution, enjoying the benefit of long-term visa. So that conditionality is already mentioned. Yeah. Mr. Prasad? Anything on you? Mr. Prasad, Radhika was the first to raise hand. Bataiye. yeah, as the law minister, would you please comment on the second big jolt that the government has got from the Supreme Court? Does it reflect poorly on the law management of the government or the lack of law management in the government? First of all,
I completely disagree of your comment on law management. Supreme Court of India is completely independent and free. Just a minute. Therefore, that question I completely disapprove of. And since you asked this question to the Law Minister of India, I strongly refute it. Because underlying this question is an assumption that management is possible in the Supreme Court. That is very, very unfair. Now, coming to this whole issue, we have yet to get the copy of the judgment. We will study the judgment in detail, go through its implication, and obviously, the Supreme Court judgment is supreme. Then we'll be able to make some structured comment. Having said that, I can only like to observe that from media reports I have seen that the Supreme Court has directed a status quo ante as in December 2015. I can very safely recall that a lot of developments have taken place post-December. Namely, President Rule was withdrawn, new government was sworn in, new government has proven its majority on the floor of the House by the due legislative process. Now, in the light of all this, what is required to be done in terms of the Supreme Court's direction, obviously, which is paramount, requires detailed consideration. So once we get the copy of the judgment, we'll surely consider it. इसको मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है. उस निर्णय की प्रति अभी हमें नहीं मिली है. उस प्रति के व्यापक अध्ययन करने के बाद हमारी ओर से सुविस्तारित टिप्पणी की जाएगी. एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने मीडिया के रिपोर्ट में इस बात को देखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि दिसंबर 2015 की स्थिति को बहाल किया जाए. इसलिए भी उन निर्देशों का व्यापकता से अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन को वापस किया गया, क्षमा करेंगे. उसके पश्चात नई सरकार को शपथ दिलाई गई और नई सरकार ने विधानसभा की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने बहुमत को साबित कर दिया है. तो इन सारे आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को अध्ययन करना पड़ेगा और उसके पश्चात हम एक सुविचारित टिप्पणी करेंगे. उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था ना, उसमें आपने क्या अध्ययन किया, उसे क्या सीख लिया आपने? देखिए, सीखने का सवाल नहीं है, इसके पहले से था. ये तो इसके पहले से था. आपकी जानकारी के लिए, जहां तक मुझे स्मृति आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पहले से रेफर था, वहां बहस चल रही थी ये अरुणाचल का विषय. Well, I cannot make any comment. As I told you, now you are talking to the Law Minister of India. Okay, therefore, therefore, we'll have to undertake a very structured examination of the entire directions, and thereafter we can take any call. Yeah, Sandeep. Yes. मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग लोकतंत्र के खिलाफ दरअसल आप लोग कदम उठा रहे हैं और ये लगातार दूसरा इंसिडेंट बताता है कि सरकार लोकतंत्र संस्थाओं को खत्म कर रही है. कांग्रेस से लोकतंत्र की नसीहत का उपदेश सुनते हुए मुझे थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा उनके अतीत को याद करने की भी इच्छा होती है. Last question. You wanted to? Yeah. मेरा सवाल ये कि जिस समय सर ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसी समय कैबिनेट की बैठक भी चल रही थी, तो क्या कैबिनेट में इस विषय को लेकर चर्चा हुई? सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट और कैबिनेट के मिलने की टाइमिंग, ये दोनों अलग अलग चलते हैं. Thank you, Thank you. Honorable Prime Minister. Thank you, friends. Please join us for tea.